उसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एज़ अ मेकर मैंने ऐसा रखा है कि वो एक यूनिवर्सल सिनेमा दिखाई दे। और आई मीन अ, आजकल सर वो टाइम जा चुका है जब हम ऐसा कहें कि ये गढ़वाली सिनेमा है। अभी करण जौहर साहब ने कोई पंजाबी फ़िल्म प्रोड्यूस की है। तो निश्चित तौर पे हमारा जो उत्तराखंडी सिनेमा है, जो हमारा उत्तराखंड है उसमें अ, मतलब जैसे कई लोग ऐसा कहते हैं सर कि उत्तराखंड में फ़िल्म सिटी बननी चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमारा तो पूरा उत्तराखंड ही फ़िल्म सिटी है। ऐसे सुंदर वादियाँ, ऐसे सुंदर झरने, मतलब चाहे हम कुमाऊँ चले जाएँ, जौनसार चले जाएँ, गढ़वाल चले जाएँ, जो हिमालयन श्रृंखला है और उसके जो झरने हैं हमारे पहाड़ के, वो तो मतलब आप कहीं भी फ्रेम लगा दो सर। मैंने जैसे फ़िल्म को शूट करने के लिए हम लोग जखौल गए थे। जखौल हमारा एक बहुत इंटीरियर गाँव है हर की दून के आस-पास। आप ये माने सर कि मैं दंग रह गया, वो इतना इंटीरियर में गाँव, देहरादून से 11 घंटे का रन है जखौल और लगभग 1000 परिवार से ऊपर का गाँव है। संपन्न लोग हैं सर मेरे उस पहाड़ में, सब पहाड़ में रहते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ। तो जो हमारा सिनेमा है, मैं क्यों ना अपनी भाषाओं में अपनी फ़िल्मों को कहूँ, क्यों ना मैं उसको उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाऊँ। एज़ अ फ़िल्म मेकर, एज़ एन एक्टर, ये हमारी मौलिक ज़िम्मेदारी भी तो है ना सर कि हम अपने सिनेमा को जब हमने काम सीख लिया है, तो मेरा एक टैगलाइन है, जहाँ आप हो वहाँ सिनेमा है। तो आज जैसे मैंने 72 आवर्स बनाई, ये जो आप विज़ुअल दिखा रहे हैं 72 आवर्स के, मैंने अरुणाचल शोकेस किया क्या कहते हैं, बैराट खाई चक्रोता में, तब वहाँ सिनेमा था उस पहाड़ पे, उस बीहड़ पहाड़ पे। तो या जैसे अभी खोलिया गणेश है, तो जखौल में शूटिंग किया, फिर चक्रोता में शूटिंग की, चक्रोता में एक गाँव है माकटी, बहुत सुंदर गाँव है। तो ऐसा और करते हैं अविनाश जी, जी, दर्शक भी कैटेगराइज तरीके से सुनना चाह रहे होंगे। अब आपने जी, जिक्र कर दिया, मैं वो प्रश्न करने वाला था कि मेकिंग ऑफ जो जेएसआर या 1972 थी, आपने कहा कि जी, दिखाया अरुणाचल और शूट किया उत्तराखंड में ही। वो जी, ये लोकेशन कहाँ से मिली? इतनी इतनी हैवी मशीन्स, आर्टिलरीज और सब चीजें आपने की, तो ये ओरिजिनल सा लग रहा था। इवन वो जो गांव था जिसमें आप दिखा रहे थे कि जिस गांव में आपको प्रेम हो जाता है, जहां आपकी तैनाती होती है एक जी, जी, लड़की से, मीन्स जेएसआर को जी, हो जाता है, वो जी, पूरा अरुणाचल ही लग रहा था। तो ये सब जी। चीजें पूरा गांव ही बसा दिया आपने क्या? या ऐसे चेहरे आप अरुणाचल से लाए? सर मैं पहले अरुणाचल प्रदेश में शूटिंग करना चाहता था, मगर क्योंकि जिस तरह का टोपोग्राफी मुझे चाहिए थी इस फ़िल्म में, क्योंकि जो हमारे वीर सिपाही थे राइफ़लमैन जसवंत सिंह रावत, उन्होंने जहाँ वो वॉर लड़ी सर, वो 12,000 फीट की ऊँचाई पे वो वॉर लड़ी गई। तो वहाँ पे कोई पेड़-पौधा नहीं था। तो अ, वहाँ शूटिंग पहले मैं खुद वही चाहता था कि मैं वहाँ शूट करूँ अरुणाचल प्रदेश में। बट बिकॉज़ ऑफ द सिक्योरिटी रीज़न्स, क्योंकि वो हमारा एक सेंसिटिव एरिया है, वो बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पे शूट करना सही नहीं था, क्योंकि हम चाइना के बिल्कुल नज़दीक हैं वहाँ पे। तो फिर मेरे लिए चैलेंज ये था, टीम के लिए चैलेंज ये था कि अब कहाँ करें? तो मैंने कहा ना सर, जो पर्वत श्रृंखला है, जो हमारा हिमालय है, वो तो यहीं से होते हुए जाता है। तो मैंने फिर पूरा उत्तराखंड घूमा अपना, और फाइनली मुझे चक्रोता के पास बैराट खाई एक जगह है सर, वहाँ ये सूखे पहाड़ मिले। मेरे लोकल लोग थे, जौनसार के लोग थे, बहुत उन लोगों ने सपोर्ट किया। और जो जो गाँव है, जो हमने जिस गाँव को अरुणाचल प्रदेश का गाँव दिखाया है, वो हमारा हर्षिल का बगूरी गाँव है। क्योंकि ओके। कल्चर, हाँ, कल्चर पहाड़ों में एक जैसा ही है। तो थोड़ा-सा हमने उसमें वीएफएक्स किया, जो मोरियाँ थी थोड़ा चेंज की, थोड़ा-सा एक कल्चर में डिफरेंस है, बाकी कल्चर सा एक जैसा ही है, कुछ उसमें चेंजेस हैं नहीं। कॉस्ट्यूम हमने वहीं का पहना, जो हमारी हीरोइन थी और जो जूनियर आर्टिस्ट थे, और जो ये आर्टिलरी और मशीन गन्स थी, ये सब बॉम्बे से आई थी, क्योंकि ये बड़ी फ़िल्म थी। लगभग 750 लोगों का क्रू था, कभी 500 लोगों का क्रू था। तो ऊपर ही पूरा एक सेटअप बनाया गया। तो
Yes, it was a very, I would say, वेरी चैलेंजिंग फ़िल्म इन अ वे। मैं 29 साल का था उस समय, 6 साल पहले, 7 साल पहले। तो 29 साल के लड़के के लिए बनाना बड़ा मुश्किल था, पर हाँ, मैंने बना मेरी टीम के साथ बना दी फ़िल्म। पर 29 साल के लड़के के लिए जसवंत सिंह रावत की पूरी कहानी को जानना, फिर उसे लिपिबद्ध करना, जी। आरंभ तो कहानी यहाँ से शुरू हुई होगी। ये सब हाँ, चीज़ें, सर। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में लिखी नहीं गई, तो उनका पूरा सिस्टम को कलेक्ट करना, कहाँ उनका स्कूल था, कैसे उनकी जी, ट्रेनिंग शुरू हुई, वो साइकिल उनके लिए कैसे एक चार्म था कि साइकिल खरीदनी है, साइकिल जी, जी, खरीदने गए और वो साइकिल जो है वो पैसा कोई उनसे ठग के ले गया। वो जी। सारी चीज़ें, कहानियाँ कहाँ से जुटाई आपने? उनकी फैमिली से उनके भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं विजय रावत जी, उनसे मैं मिला कई दफ़ा। मैं वहाँ बल्कि उन्होंने इतना अच्छा स्पेस मेरे लिए दिया हुआ था कि मैं बिल्कुल उनके परिवार का हिस्सा सा ही हो गया। मैं रोज़ वहाँ घर पे जाके उनके घर पे जाके लिखता था सर। और उनकी माताजी जो इतने बड़े अ, वीर सिपाही थे, अ, उनकी माताजी उस समय ज़िंदा थीं, अब उनका स्वर्गवास हो गया। वो उस समय 92 साल की थीं जब मैं उनसे मिला था। और मेरे लिए वो बहुत ही कुछ ऐसे पल हैं जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। वो मतलब एक वॉर हीरो, जिसको हम इतना बड़ा वॉर हीरो मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, उनकी माताजी मेरे सामने बैठी हुई हैं। और एक बहुत ही सुंदर-सी बुज़ुर्ग महिला, जो मतलब ये फ़ील मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ था कि मैं जसवंत सिंह रावत की माँ जी के सामने बैठ के उसकी कहानी लिख रहा हूँ। वो बहुत ही मतलब मैं उनको शब्दों में नहीं बयाँ कर सकता, बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है मेरे लिए। मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ जब जब बातें करता हूँ। तो अ, और जिस तरह से उनके परिवार ने मुझे बहुत अपनत्व के साथ अपनाया, इतना प्यार दिया। मैं जब पहली बार अरुणाचल प्रदेश गया तो अ, उनके छोटे भाई विजय रावत जो हैं, या उनकी जो वाइफ़ हैं, उनके घर के जो लोग हैं, उन्होंने पैंट शर्ट का कपड़ा दिया। अ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी जब मैं अरुणाचल प्रदेश पहली बार जा रहा था कि ये वहाँ पे रख देना। भेंट दी, क्योंकि हमारे पहाड़ में आपको पता है सर, भेंट देने का कितना बड़ा चलन है। हम जी, जी। अपने लोगों को पितृ मान लेते हैं, हमारे पितृ होते भी हैं वो। तो और ज़रा फिर जब इसे मैं क्लियर कर जसवंत लेते हैं। आपने कहा कि उनकी वाइफ़, तो जो नहीं, फ़िल्म में आपने उनके दिखाया है, उनकी वाइफ़ का भी तो अंत में, या जिनसे उन्हें शादी करनी थी, या नहीं, उनका भी उनमें अंत उनकी आता है? वाइफ़ अरुणाचल वाली वाइफ़ का ज़िक्र कर रहे हैं आप? नहीं, उनके छोटे भाई की वाइफ़ जो थी, मतलब विजय रावत जी जो हैं, वो उनके छोटे भाई हैं जसवंत सिंह रावत के, उनकी जो धर्मपत्नी है विजय जी अच्छा, की। उन्होंने आपको अरुणाचल ले जाकर उनके मंदिर में वो कपड़े भेंट करने का के लिए दिए। हाँ, मैं जा रहा था, रिसर्च करने जा रहा था, तो मैंने उनसे मिला, तो मैंने कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हमारी तरफ से भी आप माला दी उन्होंने। ये बोला हम तो अभी जा नहीं पाएँगे, पता नहीं कब जाएँगे, तो ये आप हमारी तरफ से भी वो भेंट दे देना, वो माला चढ़ा देना। थोड़ा भावुक पल है सर वो। इवन तो जब मैं अरुणाचल प्रदेश पहुँचा, तो जिस तरह से हमारी इंडियन आर्मी ने स्वागत किया, या आज भी जिस तरह से मुझे कई सारे, मैं अभी हर्षिल में शूटिंग कर रहा था सुमेरु फ़िल्म की, तो रात को एक पेट्रोलिंग जत्था था, अ, वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। उनको पता चला कि मैं यहाँ टेंटों में हूँ, मैं कोई फ़िल्म बनाने आया हूँ। तो वो पूरी गढ़वाल राइफ़ल्स की एक टुकड़ी थी जो ट्रेनिंग कर रही थी। वो रात को आ गए मेरे पास, उन्होंने, एक कैप्टन सर थे, उन्होंने आवाज़ लगाई बाहर से कि राइफ़लमैन जसवंत सिंह रावत, आप सब मिलने आए हैं। तो सर ऐसे लाइन से, कि फ़ौज बहुत डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं, ऐसे रात को मैं जबकि रज़ाई के अंदर लेट गया था, मैं बाहर आया, तो वो सब लाइन से लगे हुए थे, लगभग 100 डेढ़ 100 सिपाही, और वो राम, राम श्रीमान हाथ मिला रहे हैं, राम, राम श्रीमान, राम, राम श्रीमान। तो मैं 15-20 लोगों से तो हाथ मिला पाया सर, उसमें मैं भावुक हो गया बहुत ज़्यादा। क्योंकि मतलब कौन-सा बॉलीवुड, किधर का बॉलीवुड,
मतलब मेरे को जो रिवॉर्ड चाहिए था, वो जो प्यार मतलब हो गया। सब समथिंग लाइक जैसे अरुण गोविल को लोग श्री राम मानकर उनके आज भी चरण छू लेते हैं, वही आपको हाँ, वो सम्मान दे रहे हैं। हाँ सर, सैनिक वो जो आपको वैसे ही सम्मान देते हैं कि ये हमारे। हाँ सर, मतलब बहुत ऐसे किस्से हुए हैं। एक महिला वो कहीं जा रही थी किसी शॉप में, तो मैं वहाँ बाहर मेरे प्रोडक्शन डिज़ाइनर के साथ खड़ा था, तो वो अंदर गई, उनके बच्चे थे उनके साथ, एक एक नॉर्मल एक महिला, और वो अंदर गई और फिर वो दौड़ती हुई बाहर आई और उन्होंने इतनी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा और इतनी ज़ोर से मुझे हग किया और कहा कि मतलब जसवंत सिंह रावत, और फिर वो अपने बच्चों को, अब बच्चों को समझ में आ नहीं रहा है। वो अपने भाव इतनी ऐसे ऐसे इतने ब्यूटीफुली वो प्रेज़ेंट कर रही हैं। तो ये सब ना ऐसे जब आपके साथ ऐसा होता है ना सर, तो फिर आप ना एक दायित्व में बंध जाते हो। अब आप वो लवेरिया और वो फालतू की फ़िल्में कैसे करोगे, आप मुझे बताइए? ठीक है, मैं आपकी सारी फ़िल्में लगभग जो मैंने रिसर्च अभी की, कुछ कुछ घंटे पहले मुझे मालूम चला कि आई हैव टू इंटरव्यू यू, आपको जी, इंटरव्यू करना है, तो सारी चीज़ें ऐसी लगी कि आपकी हर फ़िल्म सब्जेक्टिव है। इट हैव्स जी, स्पेशल पर्पस और कॉज़ है। लेकिन जी, आप जब पहुँचे जसवंत सिंह रावत जी की उस पहाड़ी पे या उस गाँव में या जहाँ उनका मंदिर है, वहाँ जी। आपको सम्मान तो मिला, लेकिन डू यू फेल्ट एनी वाइब्रेशंस समथिंग? क्योंकि कहा तो जाता है कि आज भी वो उन पोस्टों की, उन चौकियों की आज भी रक्षा करते हैं, आज भी जगाते हैं। क्या है अ, असल में कहानी? क्योंकि कहानी जो सर आपने मुझ फ़िल्म बनाई, उनकी जो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया, वहां के बाद वो कहानी समाप्त हो गई। एंड पीपल, और मैं भी बहुत ईगर था जानने के लिए कि आज तब से लेके अब तक की कहानी क्या है। आपने महसूस की होगी, तो कुछ झलक बता पाएंगे? हो सकता है आप आगे वेब सीरीज में उस कहानी को बताएं। हाँ, सर मतलब मैंने बहुत महसूस किया उनको, क्योंकि अ, मतलब ये बड़ा ही जब मैं कहानी भी क्या सुनाऊँ मैं, अ, एक बहुत ही अजीब-सी घटना हुई मेरे साथ। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं गब्बर सिंह नेगी पे फ़िल्म ये जसवंत सिंह रावत पे फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। और मेरे फ़ादर भी मुझे बार-बार कह रहे थे कि यार तुम बॉम्बे से वापस क्यों आए हो? तो मुझे लगा शायद वो डाँटेंगे कि भई आप बॉम्बे में हो, काम मिल रहा है तो आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? और ऑल्दो मेरे फ़ादर आर्मी में थे, गढ़वाल राइफ़ल्स में थे। तो जी, जी। एक दिन मेरी बहन है, कोटद्वार में रहती है, मेरी छोटी बहन है। मैं काफ़ी सालों से उससे मिला नहीं था क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता था। तो मैं किसी को बताया नहीं डर के मारे। मैंने कहा मैं एक चुपचाप से रिसर्च करता हूँ, फिर चला जाऊँगा बॉम्बे। तो मुझे मालूम नहीं था कि जो मेरी छोटी बहन है उसके अंदर वो कोटद्वार से है, तो उसके अंदर ना वो अ वहाँ पे कौड़िया के पीर हैं, पीर बाबा, वो जी, जी। उसके अंदर आते थे। और क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो इतनी इंटरैक्शन मेरी होती नहीं है। तो सडनली मुझे फ़ोन आया और मुझे घर पे बुलाया गया कि कुछ घर पे बात हो गई है। तो मैं घर पहुँचा तो वो अपने उसी रूप में थी, मेरी जो बहन है, वो छोटी है मुझसे, तो मेरी जी, बुआ की जी। बेटी है। तो फिर मुझे बिठाया गया कि आप आशीर्वाद ले लो। तो उन्होंने कहा कि जिस बाबा को तो इधर ढूँढ रहा है ना, वो मैं हूँ। तो मेरी समझ में नहीं आई ये बात। तो मैंने कभी सर एक फ़िल्म की थी अजीब साहब, मैंने बहुत पहले एक टेलीफ़िल्म थी डीडी वन की, कलयुग के अवतार शिरडी के साईं बाबा। तो मैंने कहा जी आप मुझे इस लायक बनाएँ, मैं ज़रूर आपके ऊपर एक फ़िल्म बनाऊँगा, साईं बाबा के ऊपर कोई फ़िल्म कहने की कोशिश करूँगा। बोला नहीं, और बहुत ही विकराल रूप में उसने मुझसे कहा, मेरी बहन ने, और मैंने तो किसी को बताया भी नहीं है। मैं तो डर रहा हूँ कि मेरे पिताजी गुस्सा करेंगे। तो उसने कहा कि जसवंत सिंह रावत बात कर रहा हूँ मैं। और अब क्योंकि हम पहाड़ के लोग हैं, मैं और हम पढ़े लिखे भी हैं सर, हम बेवकूफ़ तो हैं नहीं। तो जी, जी। पहले तो मुझे लगा कि अच्छा, तो उन्होंने कहा कि वहाँ आ, ये मेरी कहानी ऐसे नहीं कहने दूँगा। वहाँ आ जहाँ मेरी मान्यता है, यहाँ मुझे कोई नहीं जानता। तो मैंने कहा कहाँ? तो उन्होंने कहा नेफा। तो मैं नेपाल। एक फ़िल्म, नेफा, नेफा। नेफा। जी, जी। हाँ, नेफा। तो
तो अब मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ, मुझे ही नहीं पता कि नेफ़ा क्या चीज़ है, और तो उस बच्ची को क्या पता होगा जो 12वीं में पढ़ती है, जिसके अंदर वो पीयर आते थे। तो और ना तो मैंने किसी से डिस्कस किया है। तो मैंने कहा नेफ़ा? बोला हाँ, वहाँ वहाँ मेरी मान्यता है, यहाँ मुझे कोई नहीं जानता। और बहुत ऐसे वाइब्रेंट हो के वो मैं तो नेट के तो अ, फिर वो मेरे तो पैरों के नीचे धरती खिसक गई। तो मेरे फ़ादर साहब पीछे बैठे हुए थे, और मेरे फ़ादर अरुणाचल प्रदेश में रहे थे, वो एक आर्मी सोल्जर थे, ब्लैकेट कमांडो थे। तो वो पीछे बैठे हुए थे और वो रोने लगे, क्योंकि वहाँ उनका बिस्तर लगता है, उनकी बेडिंग होती है, उनकी बंदूक रखी जाती है, और मेरे पिता से ही मैंने कहानी 5वीं छठी क्लास में सुनी थी। तो पापा मेरे वहाँ डेढ़ 2 साल रहे, वो बेड लगाना वो सब खूब किया है उन्होंने, तो उनके पास तो वो वाइब्रेशन थी ही। तो वो रोने लगे मेरे फ़ादर, और फिर वो जब उनके अंदर वो चले गए, तो मैंने गूगल किया, तो मुझे पता चलता है कि पहले उस एरिया का नाम नेफा था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया, और मुझे बात पता ही नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएँ हुई सर, मतलब जब अ, मैंने बहुत बार ऐसी प्रेज़ेंस फ़ील की है, जब मैं एक दिन हम शूटिंग कर रहे थे, बहुत बड़ा क्रू था मेरा। फाइनली जब जसवंत सिंह रावत का एक चाइनीज़ सोल्जर वो गर्दन पे वार कर रहा है, तो मेरा ही एक कोई सोल्जर था, वो उसमें वन ऑफ द सोल्जर था, एक एक्टर था, एंड सडनली ही जम्प्ड अप, एंड ही ही वाज़ क्राइंग बैडली कि मेरे जसवंत को मत मारो, या जस्सू। और फिर शूटिंग एकदम से हमने रोक दी शूटिंग, फिर मैं उसके पास गया, एंड दैट बॉय ही हग्ड मी, क्योंकि जब तक मैं शूटिंग पे गया सर, तब तक जो उनकी माताश्री थी, उनका भी देहांत हो गया था, क्योंकि 3 साल लगे इस पूरे प्रोसेस में। जी, जी। तो अब इसे कैसे डिफाइन करोगे आप? तो उस तरह से जैसे माँ किसी बेटे को हग कर लेती है, तो फिर उस दिन वो सीन मैंने शूट ही नहीं किया, जो डेथ सीन था फ़िल्म का। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं, बहुत बार प्रेज़ेंस फ़ील कराई गई है, बहुत बार ऐसा बहुत कुछ फ़ील किया है। तो हाँ, वो किरदार, मतलब जब तक मैं हूँ, ज़िंदा रहूँगा, वो किरदार हमेशा ज़िंदा रहेगा मेरे अंदर। वो किरदार हमेशा जीवित रहेगा। सच है क्या सर। आपको आपको ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है, शायद बहुत लोग अनभिज्ञ हैं इस बात से, हम लोग भी अनभिज्ञ हैं कि ये सब चीज़ें हुई इस प्रोसेस में, और स्वयं जसवंत सिंह रावत जी ही आए आपको ये बताने कि यू कम टू दैट प्लेस नेफा। जी, बट जब आप वहाँ गए उनके मंदिर में, वहाँ प्रोसेस जी। क्या है? वहाँ उनका सर मंदिर है। जी। जी, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? हाँ, जी। वहाँ जब मैं गया सर, तो मुझे हाँ, वो देखिए, वो इतनी बड़ी विभूति हैं, इतनी बड़ी मतलब आप ये कहें कि वो वाइब्रेशन तो है ही सर वहाँ पे, और वो रहेगी हमेशा। तो उनकी प्रेज़ेंस तो आप भी जाओगे, आपको फ़ील होगी सर। वो शख्सियत ही ऐसी हैं। तो और वहाँ भी खूब है फ़ील। क्या, जी, जी, वो आज भी भारतीय चौकियों को की रक्षा करते हैं। किस रूप में? कुछ कई सारी कहानियाँ जो शायद एक्चुअल आप बता पाएँगे। अलग-अलग अब तो कहानियाँ कोई भी लिख देता है। कोई भी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाता है 10 मिनट की यूट्यूब में, जी, किसी भी हिसाब से। लेकिन एक्चुअल जी। कहानी क्या है? ये भी कई कहानियों में है कि वो आज भी कोई सो रहा हो तो उसे जगाते हैं सैनिक को, जिससे नींद आ रही है, या हल्का-सा मूवमेंट्स होते हैं अगर दूसरी तरफ से, तो भी अलर्ट कर देते हैं इंडियन सोल्जर्स को। क्या है उनकी प्रेज़ेंस जो आज महसूस करता है, सेना आज भी अ, महसूस करती है, उनको अपना जी। ऑफिसर मानती है, उनको छुट्टी देती है, उनके लिए भोजन खाना, उनकी वर्दी का अ, प्रेस होना, बूट पॉलिश होना। एक्चुअल प्रोसेस क्या नहीं, नहीं है? सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो राइफ़लमैन थे जब वो शहीद हुए थे, तो हमारे इंडियन डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि वो कोई ऑफ़िसर उनको पद दिया गया है। ये कुछ ऐसा है सर कि जैसे मान लीजिए कि मैं कैप्टन बन गया,
ये जी जो फोकलोर्स है, जो कहानी है, यहाँ से शुरू हुई। वो ऑफिसर नहीं है, वो उनका पद जो था वो राइफलमैन थे, जो एक सिपाही थे। और मान लीजिए कि जैसे मैं कैप्टन बना, या मैं और बड़े रैंक में चला गया, मेजर बन गया तो मैं कैप्टन के जो मेरे स्टार्स हैं, वो मैं वहाँ लेके जाऊँगा, और या उन्हें कोरियर कर दूँगा, या वहाँ जाऊँगा और कहूँगा कि बाबा जी, ये आपके लिए हैं। तो ये कुछ ना उस तरह से शुरू हुआ सर। अ, और अ, ऐसा इंडियन रिकॉर्ड्स में या हमारी आर्मी में, तो मुझे तो आर्मी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि हम रिसर्च कर रहे थे, तो मैंने उस पक्ष को रखा ही नहीं है कहानी में, क्योंकि ये सब किंवदंतियाँ हैं सर। हाँ, उनकी प्रेज़ेंस फ़ील होती है, बिल्कुल होती है। पहले-पहले ज़्यादा होती थी। हम्म, हम्म, सिपाहियों ने मुझे कहा है, जैसे वहाँ पे जो जसवंतगढ़ है, वहाँ पे मंगलवार को फ़ास्ट होता है सर। तो एक जी जी सिपाही थे, एक सूबेदार जी भी थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक बार यहाँ पे किसी ने नॉन-वेज वग़ैरह खा लिया था। शराब वग़ैरह पी ली थी। तो वो कैसा, वो बैरक जो होती है ना, वहाँ पत्थर-वत्थर, ऐसे पत्थर फेंक रहा है कोई, ऐसा उनको फ़ील होता है। तो वो मानते हैं, देखिए सर, ये मान्यता है हम सभी की। और हाँ, बिल्कुल वो इतने बड़े वीर हैं, वो जो विभूति हैं, अ, है, एक प्रेज़ेंस तो है सर। उसको आप नकार नहीं बट सकते। बट किसी को अगर ड्यूटी पे है, उसे अचानक झपकी आ जाए, तो वो उसे सर जगाते हैं। कभी क्या ये भी नहीं किंवदंती सर, है? ये किंवदंतियाँ हैं सर ज़्यादा। लोगों के कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ज़रूर हैं, जिनसे मैं मिला, बट वहाँ रोज़ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होता सर। और हमारी भारतीय सेना ने उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया हुआ है वहाँ पे। मंगलवार को मुझे फौजियों ने बताया कि सभी लोग फ़ास्ट रखते हैं मंगलवार को। और उनके घर पे जो जसवंत सिंह रावत जी का जो घर है देहरादून में, वहाँ भी एक जोत जलती है, अखंड जोत जलाते हैं उनके घर पे लोग। तो वहाँ के भी कुछ एक्सपीरियंस है, उनके घर पे भी कुछ एक्सपीरियंस हैं। पर ये रेगुलर बेसिस पे होता है, इसका हम नहीं कह सकते। ज़्यादा किंवदंतियाँ हैं, पर हाँ, फ़ील है। पहले कुछ लोगों ने फ़ील किया है, उनके घर पे भी जब मैं था, तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही फ़ील, कि बहुत सारी बातें उनकी प्रेज़ेंस की बहुत सारी बातें हुई हैं। अ, पर मुझे लगता है कि वो ज़्यादा किंवदंतियाँ हैं। उनका उनके कपड़े प्रेस होना, उनकी बूट पॉलिश होना डेली, उनका उनको प्रमोशंस मिलना या उनको सैलरी आज भी मिलना, या फिर उनका जो बक्सा है, जब उनको एक छुट्टी मंजूर होना, वो बक्सा घर पे आना, सच्चाई क्या है? किंवदंतियां ऐसी भी फैली हुई है। अ, सर, उनका जो स्थान है अरुणाचल प्रदेश में, जसवंतगढ़ में, वहाँ पे बिल्कुल अ, कपड़े प्रेस होते हैं, रोज़ होते हैं, रोज़ उनके लिए शूज़ पॉलिश होते हैं, बिल्कुल सब कुछ एक डेकोरम जैसा किया जाता है। और कभी-कभी ऐसा भी अंदेशा होता है कि हाँ, यहाँ कुछ मूवमेंट हुई है। डेली बेसिस पे नहीं, पर फ़ील होती है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि जो जैसे उनके लिए खाना जाता है, ब्रेकफ़ास्ट भी जाएगा, लंच भी जाएगा, डिनर भी जाएगा। फिर एक कर्टेन से उसको बंद कर दिया जाता है, मैंने जो देखा था। पर ये डेली बेसिस पे नहीं होती होगी चीज़ें, पर हाँ, होती तो हैं। ऐसा लगता है कि किसी की है प्रेज़ेंस। पर वो जो छुट्टी जाते हैं, या उनको भारत सरकार प्रमोट कर रही है, ऐसा नहीं है सर। ये अच्छा, किंवदंती हैं प्रमोट ज़्यादा। नहीं करें, बट उनका नहीं, नहीं, उनका बक्सा, उनका जो बॉक्स है, वो जी। आया करता था, उसे देहरादून लाया करते थे, फिर वो वापस छुट्टी के बाद जाया करता था। नहीं, क्या ये स्टार्टिंग में नहीं हुआ सर। था? ऐसा कभी नहीं हुआ। अ, नहीं हुआ सर ऐसा। ऐसा नहीं है। नहीं, उनकी वर्दी की प्रेस होना, उनके बूट पॉलिश होना, उनके लिए भोजन जी, नाश्ता तीनों टाइम का रखना, इट मीन्स जी। सेना तो ये मान रही है ना कि वो आज भी जीवित है, एंड इज देयर। तो उनको सेना खाना दे रही है, सेना उनको उनके कपड़े प्रेस कर रही है, वो धुले जा रहे हैं, नई ड्रेस उन्हें दी जा रही है। आवाज मिल पा रही है आपको मेरी?
चलिए पुनः जुड़ रहे हैं, ये बड़ी रोचक कहानी जिसे आप सुन रहे हैं अभी, जो जसवंत सिंह रावत पर जो फिल्म बनी, उसके हीरो, उसके लेखक और उसके निर्देशक ध्यानी जी, अविनाश ध्यानी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं नई दिल्ली से। कुछ तकनीकी कारणों से कटा है, पुनः वो जुड़ने वाले हैं, लेकिन आप दृश्य में भी देख रहे हैं ये जो जसवंत सिंह रावत पर जो फिल्म बनी, उसको आप देख रहे हैं 72 घंटे, और 72 घंटे अ मैट्रियर्स हु नेवर डाई, एक सैनिक जो कभी नहीं मरा। उस फिल्म को आपने देखा होगा, तो उसके जो नायक हैं लेखक, और उन्होंने महसूस भी किया। और बड़ी बात यह है कि उनको जब उस फिल्म को बनाने के लिए वो रिसर्च पे लगे थे और आना चाहते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी बॉलीवुड फिल्म उससे पहले कर चुके थे, फ्रेडरिक। तो उसके बाद जब वो उनका मन ये कहा कि मैं इन पर रिसर्च करूं, और घर आ रहे थे, तो उनकी बहन कोटद्वार में उन्होंने अवगत कराया कि वो बीमार सी पड़ी, उन पर पीर बाबा आने लगे। और जब वो अपनी बहन के पास गए जो 12वीं में पढ़ती थी, तो उन्होंने बड़ी ताकतवर अजीब सी आवाज में उनको कहा कि जिसको तू खोज रहा है वो मैं हूं, जसवंत सिंह रावत, और तुझे नेफा में आना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर लाइन ये जो है नेफा, पहले वहां कहा जाता था उसको, जो अरुणाचल वाला एरिया है। और फिर ये वहां गए जसवंतगढ़ में, अरुणाचल में, उस पोस्ट पे, और उससे प्रेरणा उनको मिली। लेकिन इसके साथ साथ अभी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात जो है, वीर गब्बर सिंह नेगी, जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड मिला, चंबा और टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे। और आज भी उनका विक्टोरिया क्रॉस, उनका शताब्दी सब मनाई जाती है, जन्मोत्सव और सब चीजें मनाई जाती हैं। वहां नेता लोग जाते हैं, अधिकारी भी जाते हैं। चंबा में उनका वो स्मारक है। जब आप ऋषिकेश से आते हैं न्यू टिहरी के लिए, या ऋषिकेश से जाते हैं उत्तरकाशी के लिए, तो चंबा जो चौक है या तिराहा है वहां से, उस पर वो उनका स्मारक है। भव्य आयोजन होता है, वीर गब्बर सिंह मेला लगता है। लेकिन उनके बारे में भी कहानियां बहुत ज्यादा नहीं पता है, कि वो उन्हें वीसी क्यों कहा जाता है। तो वीसी 571, ये जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उत्तराखंड के एक बहुत बड़ा नाम, जिसको अंग्रेजी हुकूमत ने भी, और उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्हें विक्टोरिया क्रॉस देकर उनकी वीरता को, उनकी गाथा को जो है सराहा था। आधी दुनिया जब अंग्रेजों की गुलाम थी, ऐसे में उस सैनिक की पहचान करना और उसको विक्टोरिया क्रॉस का सम्मान देना। तो आज भी वीर जो है विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह नेगी का मेला लगता है, उस पर भी फिल्म बनाई इन्होंने, जिसका नाम था वीसी 571। तो अभी जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा अभी फूली फिल्म है, एक फूली फिल्म भी बनाई है। फूली फिल्म एक तिमली गांव है उत्तराखंड में, और तिमली गांव में एक विद्यापीठ है, और वहां इन्हें एज गेस्ट लेक्चर देने के लिए जो बच्चे वहां रहते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है। एक विद्यापीठ है, तिमली विद्यापीठ, वहां बुलाया था। लेकिन बच्चों ने जिस तरह से इंटरेक्शन किया अविनाश जानी से, एक इतने बड़े बॉलीवुड अभिनेता से, हीरो से, उनका कुछ प्रभावित हो गए उन छोटे बच्चों से। और तब 7-8 महीने वहीं रह के उन्होंने डिसाइड किया कि वो इनको एक जादूगर के रूप में, एक सुपर हीरो, सुपर कॉप के रूप में देख रहे हैं। तो वहीं से उन्होंने एक कहानी भी लिखी, और उसमें एक जादूगर की भूमिका निभाते हुए वहीं की बेटियों और बच्चों के साथ उन्होंने फिल्म बनाई, जो उत्तराखंड के तिमली गांव की थी। तो ये कुछ अलग सा कैरेक्टर है इनका। अभी कह भी रहे हैं कि मैं वही फिल्में क्यों बनाऊं जो बॉलीवुड या हॉलीवुड में बनती हैं, प्रेम कहानियां, प्रेम में लड़ाई। तो सब्जेक्टिव फिल्म बना रहे हैं। लॉकडाउन पे लोग कैसे परेशान रहे, उसको लेकर उन्होंने फिल्म बनाई। एक 10 लोगों के एक समूह पे को कैसे फंसा। आपका सिग्नल्स कट गए थे जानी साहब। जी तो सर। इसके साथ साथ आपने एक ये फिल्म बनाई। क्या आप ये प्लान कर रहे हैं कि एक फिल्म में 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे में जो कुछ लोग देख पाए, जिस तरह से लोग रोते हैं आपको मिलकर देख रहे हैं, तो डू यू थिंक कि आपको एक वेब सीरीज बनानी चाहिए, या बना चुके हैं या बना रहे हैं? सर प्लानिंग है मेरी कि मैं एक जसवंत सिंह रावत के जीवन पे पूरी एक वेब सीरीज प्लान करूं, क्योंकि मेरी जो फिल्म थी वो 2 घंटे 10 मिनट की थी। उसमें मैं जितना दिखा सकता था, उसमें मैंने सिर्फ कैसे एक
एक साधारण गरीब परिवार का बेटा कैसे वो एक पहाड़ी बच्चा इतना ज़्यादा डेयरिंग हो पाया कि वो इतना बड़ा लोहा ले पाया, जो इतना सीधा था, इतना सिंपल था कि उसकी साइकिल के पैसे छीन लिए गए थे। तो जो वो जो फ़ोकलोर्स और जो किंवदंतियाँ हैं, हाँ, इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि उसपे मैं कुछ करूँगा, बट अभी मैं एक दूसरे वॉर हीरो को लेके आ रहा हूँ सर बहुत जल्दी दर्शकों के सामने, आपके सामने। जी। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी। हाँ, मैं अभी दर्शकों को और बता रहा था उसके बारे में, लेकिन वो क्या रिलीज़ नहीं जी। हुई है गब्बर सिंह नेगी जी की? जो नहीं सर आपका उसका वीसी वीसी 80% 571। अभी सर उसका पोस्टर अनाउंस किया था हमने और फ़िल्म की शूटिंग अभी बीच में रोकनी पड़ी थी क्योंकि एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरी उँगली टूट गई थी, तो इसलिए उसकी शूटिंग अभी रुकी हुई है। अभी थोड़ा डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी हाँ, अब मैं थोड़ा-सा एक्शन कर सकता हूँ, तो 2-3 महीने बाद हम उसकी शूटिंग शुरू करेंगे सर। वो बड़ा सब्जेक्ट है अगेन नहीं, हमारे देश बड़ा में। सब्जेक्ट, बड़ा सब्जेक्ट भी है। और अगर आपको वर्ल्ड वॉर दिखाना है, प्रथम विश्व युद्ध, तो जी, जी। इसके लिए तो इजी नहीं होगा कि आपने जो है एक पहाड़ की एक चोटी चुन ली और वहां आपने शूट कर लिया, एक पोस्ट वाला। ये तो आपको वर्ल्ड वॉर दिखाना है, तो ये तो बहुत बड़े बजट की मूवी होगी। सर ये बहुत बड़े बजट की फ़िल्म है और पिछले लगभग 4 साढ़े 4 साल से इस पे रिसर्च चल रही थी। तो लास्ट ईयर से हमने शूट करना शुरू किया है, फ़िल्मिंग शुरू की है फ़िल्म की और जल्द ही ये फ़िल्म आएगी दर्शकों के सामने। इसमें वीएफएक्स बहुत है और शूटिंग चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि क्रू बहुत बड़ा है इसका, इसमें हमें जर्मन आर्मी से लेके फ्रांस की आर्मी, फिर इंडियन ब्रिटिश आर्मी, फिर गब्बर सिंह नेगी और तो ये एक बहुत एक अच्छी फ़िल्म दर्शकों के सामने आने वाली है सर। नेक्स्ट ईयर रिलीज़ का प्लान है। बाकी देखते हैं कि हम कितना फ़ास्ट कर पाते हैं क्योंकि वीएफएक्स बहुत है सर, बहुत एक्शन है फ़िल्म में। नहीं, वीएफएक्स होगा, क्रोमा भी आप यूज कर रहे होंगे, बट कुछ तो आपको लाइव लोकेशन पे शूट करना पड़ा होगा। और उसके लिए आपको तो बहुत सारे स्थान आपको पूरे बर्फ वाले चाहिए, क्योंकि वहां तो जहां ये वर्ल्ड वार हो रहे थे, कई सारे शहर तो पूरे बर्फ से ही ढके रहते थे। दे आर प्लेन, एक जी। पहाड़ वाले बर्फ भी नहीं है कि जहां एक्चुअल बैटल ग्राउंड में बर्फ पड़ी है। तो जी। क्या ये भी उत्तराखंड या आसपास ही शूट हो रहा है, क्या इसके लिए आपको कुछ ऐसी लोकेशन? सर उत्तराखंड में शूट कर रहा हूँ फ़िल्म को। आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो अब एडवांस लेवल पे हो चुकी है। तो काफ़ी बड़ा मेरी लाइफ़ का आज तक का सबसे बड़ा सेट मैंने लगाया है इस फ़िल्म के लिए 650 मीटर लंबा बिकॉज़ इट वाज़ अ फर्स्ट ट्रेंच वॉर। तो वो जो ट्रेंच होती है, जो नालियाँ होती हैं, तो बहुत लंबी-लंबी नालियाँ होती हैं तो अ, मतलब हाँ, पैसा भी लग गया बहुत। और बड़ा सेट है सर 650 मीटर का सेट पहले बनाया था हमने ऋषिकेश के नज़दीक में क्योंकि मुझे एक बहुत ही बड़ा एक लैंड एरिया चाहिए था क्योंकि ये मैदानों में लड़ी हुई वॉर थी यूरोप के। तो लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ कि अ हमने पूरा सेट बना दिया था। फिर बारिश बहुत हुई और मैं 14 से शूट करने वाला था, तो मैंने पूरी टीम को कहा कि यार हम 13 को ही चलते हैं क्योंकि मेरे को फिर जब शूटिंग होने वाली होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों अपने सेट से दूर हूँ ना, तो मुझे वहीं जी जी। जाना होता है। तो शाम को बारिश पड़ने लग गई फिर ऐसा हुआ कि सबने कहा सर अब कल ही चलेंगे। मैंने कहा यार वहीं रहते हैं फ्रेम लगाते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसा कैसा लग रहा है। पर वो बारिश बहुत तेज़ होने लगी और जहाँ हमारे ऋषिकेश में होटल्स वगैरह थे, फिर वो इतनी मैसिव बारिश हुई कि हमारे होटल का बेसमेंट में 12 फीट पानी आ गया, जो कि बाज़ार में था। जी जी। और अ, वहाँ जब अगले दिन हम पहुँचे हमारे बगल में कोई एक नाला था, वहाँ पे गाड़ियाँ बह रही थी, फिर हमारी 3 गाड़ियाँ हमने बाँधी नीचे उतर के लगभग
छाती तक का पानी और वो तो पता नहीं क्या हो गया था उस दिन ऋषिकेश में। और कुछ 6-7 लोगों की जानें बचाई गई। हम अब वो चिल्ला रहे हैं, लोग फँसे हुए हैं, तो फिर हम लोग वो जो पानी देने का पाइप होता है उसको लेके गए, बहुत उस दिन हुआ। अगले दिन अच्छा मुझे पता ही नहीं है कि मेरे सेट पे भी कुछ हो सकता है। और सर इमेजिन कि वो पूरा सेट जो मैंने 4.5 महीने में मैंने और मेरी पूरी टीम ने दिन-रात मेहनत करके बनाया था, वो सब ढह गया सर। क्योंकि वो बिल्कुल गंगा जी के नज़दीक में था और वो सब बह गया। तो अ, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ में पार्टनर हैं, मनीष उनका नाम है। अ अ, तो हमने देखा कि वो गए, ये तो सब खत्म हो गया। तो फिर हमने विकास नगर में दोबारा से एक लैंड ढूँढी, फिर विकास नगर में फिर से पूरा सेट लगाया, फिर से फिर वहाँ शूटिंग करना शुरू किया। तो हाँ, इस तरह के चैलेंजेज़ आते हैं सर फ़िल्मों में। ये आम बात है। अब आदत हो गई है इसकी। जसवंत सिंह रावत पर आपने फ़िल्म बनाई तो उसमें तो आपको शायद संभवतः फाइनेंस भी जो है बॉलीवुड से नहीं आपने यहीं से जुटाया। जी, लेकिन अब इसके लिए जो आप ये मेगा प्रोजेक्ट है, जी, जो इसको आपको वर्ल्ड वार फर्स्ट आपको शूट करना है, तो जी, इसके लिए आप स्वयं ही इसको वो कर रहे हैं या यू आर आप डायरेक्टर हैं, लेखक हैं, एक्टर हैं? जी, जी। सर मैं इसमें अगेन राइटर, डायरेक्टर, एक्टर आई एम प्लेइंग नाउ Gabbar Singh Negi and we are 4 प्रोड्यूसर्स ऑन बोर्ड। हम 4 प्रोड्यूसर्स हैं इस फ़िल्म में। तो हाँ, प्रोड्यूसर की भूमिका में भी हूँ। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है और वो कोई बाहर के लोग नहीं हैं, मेरे ही अपने पुराने साथी लोग हैं। तो अ, यही है कहानी सर, अभी तो बनी रही है फ़िल्म। अभी ये गब्बर सिंह नेगी जी की कहानी तो जो आम उत्तराखंडी जानता है वो मोटे तौर पर इतनी है कि वीर गब्बर सिंह जी का एक मेला लगता है चंबा में, उनका एक स्मारक है। वहां हर जी, साल सरकारी कार्यक्रम भी होता है और जब भी वहां से जो लोग जानते हैं, आर्मी के लोग तक कम से कम झुककर प्रणाम करते हैं जब भी वहां से एक्स आर्मी या आर्मी के लोग चंबा के चौक से गुजरते हैं। इससे जी, ज्यादा कहानी विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह की लोग नहीं जानते। आपकी एक्चुअल कहानी तो आप बताएंगे फिल्म में, लेकिन मोटे तौर पर जो दर्शक सुन रहे हो उनको जी, गब्बर सिंह नेगी जी कौन थे, इवन आज की पीढ़ी में नाम भी नहीं पता। बहुत सारे लोग वहां से गुजरते हैं, उन्हें लगता है जैसे स्मारक होते हैं नेताओं के या किसी शहीद के, इस तरह का स्मारक है। वो वर्ल्ड वार के जी, इतने बड़े हीरो हैं, इसको आम लोग नहीं जानते। मेले में जाते हैं, उनके नाचते हैं, वहां दुकान स्टॉल लगती हैं, वहां कुछ खाते हैं, वापस आ जाते हैं। उनसे पूछो गब्बर सिंह नेगी जी कौन थे, नहीं पता। बिल्कुल। हाँ सर, ये हमारे हमारी विडंबना यही है कि कहीं मूर्ति पे एक चौक पे एक मूर्ति लगी होती है और आपको पता ही नहीं होता उसके पीछे क्या कहानी है। बट हाँ, वो एक बहुत बड़े एक अगेन साधारण लड़का, चंबा का रहने वाला, अ, जिस ज़माने में उत्तराखंड में सड़कें नहीं थी, वो इंसान अ, यूरोप की धरती पे उसने पता नहीं कितने जर्मन्स को मार गिराया। कमांडर साहब बीच में शहीद हो गए क्योंकि हम उस समय इंडियन ब्रिटिश आर्मी के अधीन थे। हमारी बटालियन का नाम था 39/2 गढ़वाल राइफल्स। और दरबान सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी और ऐसे तमाम अ अ, अगर आप कभी यूट्यूब पे, गूगल पे देखें तो वहाँ पे गोसाई, भंडारी, बिष्ट, नेगी जो वहाँ का वॉर मेमोरियल है, देख के जो प्राउड फील होता है सर। अ, जैसे मेरा प्लान अभी हम कर रहे हैं कि हम यूरोप जाएँगे, उस जगह को शूट करेंगे। जितनी भी मैं फुटेज निकाल पाया हूँ, वो जब आप अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ गए थे, तो उसमें भी कुछ फुटेजेस देखने को मिलती हैं। जी जी। तो गब्बर सिंह नेगी का नाम वहाँ पे अंकित है, ऐसे तमाम हमारे गढ़वाल के वीरों का नाम वहाँ पे अंकित है। दबान सिंह नेगी भी उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे। उस ज़माने में जब
सड़कें नहीं थी, शिक्षा नहीं थी। यहाँ से जहाज में बिठा के यूरोप की धरती पे ले गए, वहाँ सोने पर पाबंदी, अगर सो जाओ तो गोली मार देते थे अंग्रेज। हमें एक झूठ का झुनझुना दिया था अंग्रेजों ने कि हमारे साथ विश्व युद्ध में शामिल हो जाओ और हम तुम्हें फिर यहाँ से आजाद कर देंगे। मगर यहाँ पे हमारे जो क्रांतिकारी थे वो कोड़े खा रहे थे। और वहाँ हमारे जो वीर सैनिक थे वो उन ट्रेंचरों को खोदते खोदते अपनी जानें गंवा रहे थे। जो नहीं खोदता था, सो जाता था, उसको गोली मार दी जाती थी। और मैंने जितनी किताबें पढ़ी राजीव सर, मतलब पता नहीं, शायद या तो ये मेरे खून में है क्योंकि मैं एक फौजी का बेटा हूँ, तो या जिस मिट्टी से हम आते हैं, हम एक मार्शल कौम हैं। उस विश्व युद्ध के बाद ही हमें गढ़वाल राइफल्स को रॉयल गढ़वाल कहा गया। उन्हीं सैनिकों ने, उन्हीं वीरों ने ये नाम चमकाया हमारा। अ, वही शायद वही हमारे वीर थे, वही भड़ थे। और एज़ अ मेकर मैं इनकी गाथाओं को गाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। अ, मेरा बड़ा मन अब मैं लगता है इन आपसे सब। ये समझना चाहूंगा कि गब्बर जी, सिंह नेगी जी की कहानी आप चंबा, उनके गांव, उनके आसपास उन सब जगह गए होंगे और वहां जी, से भी आपको मालूम चली होगी। बट वर्ल्ड जी, वार में क्या हो रहा था, किस कंडीशन में गब्बर सिंह उस समय एक्ट कर रहे थे, वो कहानी जी। आपको कहां से मिली होगी? क्योंकि वो किसी आर्काइव्स में है, इंडियन आर्काइव्स में या ब्रिटिश आर्काइव्स में या वर्ल्ड वार के उन शहरों में है, या आपने रिक्रिएट अपने दिमाग से इमेजिन समथिंग इमेजिन्ड बाय यू, या यहां भी कोई आपको प्रेरणा मिली जैसे जसवंत सिंह रावत जी ने आपको प्रेरणा दी कि मेरी कहानी को कहां ढूंढो? हाँ, सर, जब आप रिसर्च करते हैं ना किसी सब्जेक्ट पे, तो अ, जैसे मैं कई बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स में देखता हूँ, वही घिसी-पिटी कहानियाँ चला रहे होते हैं, पता नहीं जी जी। क्यों, तो कोई रिसर्च करता नहीं है। हम पिछले 3 गब्बर सिंह नेगी पे भी साढ़े 4 साल हो गए इसे रिसर्च करते हैं। मैं रिसर्च का डाटा बताने लगूँगा तो 5 घंटे कम पड़ जाएँगे। मतलब आप, ये कोई पुरानी बात थोड़ी है सर। मतलब 1914 की बात ही तो कह रहे हैं हम। अभी जिस किले से मैं होके आया वो तो कब का किला है। तो हम जब रिसर्च करने पे आते हैं, क्योंकि हम फ़िल्म मेकर हैं, और आपको ना रिसर्च कोई हमारे लिए, एक फ़िल्म मेकर के लिए, मेरी टीम के लिए, वो या किसी भी क्रिएटिव इंसान के लिए ना, जब वो उस पे कहानी कह रहा होता है, तो उसके लिए परेशानी नहीं होती कि अरे यार रिसर्च करनी है। इसमें मज़ा आता है सर कि ओह! अच्छा ऐसा हुआ था क्या? ये तभी पर तो फ़िल्म बना रहा हूँ मैं उसपे। पर आपने टीवी चैनल कहा, पर टीवी चैनल की मजबूरी होती है कि मुझे आपका इंटरव्यू कर रहा था और 2 घंटे पहले मुझे मालूम चला, और 2 घंटे मुझे सब कुछ कर रहा है, जी। और कई बार तो जो घटनाक्रम होती है सीधा लाइव होता है, हमें मालूम बाद में चलता है। बैठ जाओ, जी, जी, जी। ये मैटर है, जी, लाइन सामने है और शुरू हो जाओ। जी। तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो मजबूरी होती है उनकी, हाँ, कि उनके हाँ। पास रिसर्च का समय नहीं होता, मिलता जी। ही नहीं है। तो वो, हाँ, मतलब सर, अब हम जैसे हम अब फ़िल्म मेकर एक बड़ा फ्री आदमी होता है। उसके पास कहने को ही उसका सिनेमा है। तो खूब समय होता है, हम खूब रिसर्च करते हैं, खूब डाटा निकालते हैं, खूब लोगों से मिलते हैं, गाड़ी चला-चला के जाते हैं। कई बार लोग गुस्सा हो जाते हैं, कई बार लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। फिर भी आप पूछते हैं उनसे, कई बार आप भी उनके साथ बैठ के रोते हो जब वो कहानी सुनाते हैं। तो पिछले 4 साल से यही रिसर्च हुआ है, ऐसे ही ढूँढा गया है। और हाँ, बिल्कुल सर, महाभारत कैसे, हमने तो पढ़ी है ना महाभारत, देखी थोड़ी थी हमने। रामायण हमने पढ़ी है ना, देखी थोड़ी है। वैसे ही अ, एक फ़िल्म मेकर है, वो कल्पना का सहारा तो लेता ही है। वो बहुत सारी उसकी भी तो अपनी एक जब वो इतना सारा जी। डाटा कलेक्ट करता है तो अपनी एक थ्योरी जनरेट करता है उस किरदार को लेके। अब मुझे नहीं पता कि अब गब्बर आप सिंह नेगी। जी, अब आपकी पूरी कहानी का आप यहाँ बता देंगे तो शायद अब कुछ तो फिल्म बनते बनते बदल भी जाएगी, कुछ और चीजें आपको मिलेंगी। बट मैं हाँ, एक मूल सवाल गब्बर सिंह नेगी जी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, आपने आपके रिसर्च में गब्बर सिंह जी, नेगी जी, जो आपने कहा ना चंबा का एक लड़का और प्रथम जी, विश्व युद्ध में चला गया, एक एक जी, कॉज जो आपने पता किया होगा, क्या जी, कारण था कि चंबा का एक लड़का
ब्रिटिश अंग्रेजी पुलिस में या अंग्रेजी सेना में शामिल हुआ और जी वर्ल्ड वार में गया, क्योंकि गब्बर सिंह नेगी चंबा का एक लड़का, उस स्थान का लड़का था जो अंग्रेजी जी हुकूमत का हिस्सा ही नहीं था, जो अंग्रेजों का भी गुलामी नहीं था। तो जी गब्बर सिंह नेगी को अपने आजाद देश को छोड़कर ब्रिटिश सेना को ज्वाइन करने के पीछे बेसिक कॉज क्या रहा होगा, क्योंकि चंबा तो कभी गुलाम हुआ ही नहीं। जी जी सर देखिए व्हाट वाज द रीजन कि वो अपना, ठीक है, जो शेष रेस्ट ऑफ इंडिया में मजबूरी थी कि अंग्रेजी उनके हुकूमत चल रही थी, जीवित रहना है या जो कुछ करना है तो उनकी सेना में शामिल होना है या रोजगार है, क्योंकि ये तो आजाद देश था जहां के गब्बर सिंह नेगी जी थे। सर जो गब्बर सिंह नेगी या हम जो पहाड़ के लोग रहे हैं तो जैसे मेरे पिताजी के समय तक नौकरियां सिर्फ फौज थी। आज हम लोग एक अलग अलग ऑप्शन को चुन रहे हैं और कहीं ना कहीं हर कहानी में एक चीज निकल के आती है सर, वो है अभाव। जो जी अभाव आपको नौकरी की तरफ लेके जाता है तो वो अभाव ही गब्बर सिंह नेगी को उस तरफ लेके गया। और जैसे जैसे मेरे पिताजी ने भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन इसलिए किया, या कोई भी ज्वाइन इसलिए करता है पहले कि उसको एक नौकरी चाहिए होती है। उसके बाद जब वो उस प्रोसेस में आता है, उसको देश समझ में आता है, उसको अपना हिंदुस्तान समझ में आता है, तो वो तब धीरे धीरे पेट्रियोटिज्म आपके अंदर आना शुरू होता है ना। तो एक बड़ा कारण अभाव है। वो उससे पहले भी वो नौकरी करते थे, एक जगह नौकरी करते थे गब्बर सिंह नेगी। राजा के दरबार में उन्होंने नौकरी की है। तो यही मैं कह रहा हूं कि वहाँ- क्योंकि आपको अगर सेना में नौकरी करनी है या देश प्रेम है या वो चाहिए, तो क्योंकि इस जी देश की एक सेना थी, जी टीरी गढ़वाल देश जी की अपनी सेना थी, अपना राजा था, बिल्कुल अपना दरबार था, विधायक थे, मंत्री थे, बिल्कुल जनता की सब कुछ सिस्टम था। तो ऐसे जी में अपने देश को छोड़कर उस समय अंग्रेजों के देश, जी ब्रिटिशों का जो हिंदुस्तान था, वहां जाकर जाने की प्रेरणा, वार हीरो तो वो हाँ सर, बने। नहीं सर प्रेरणा तो थी ही नहीं कुछ। मतलब हमें तो लेके गए हैं अंग्रेज, हमें तो उठा के ले गए कि चलिए भाई साहब आपने लड़ना है। हम तो ये कह ही नहीं सकते थे कि जी हम नहीं लड़ रहे। तो और जितनी मैंने किताबें पढ़ी इस पे, रिसर्च पे जो सामने आया है, तो अब जब वहां पे पहुंच ही गए हम लोग, तो हर राइटर ने यही लिखा है कि हमारे जो वीर सैनिक थे वो सिर्फ अपनी प्राइड के लिए लड़े। ये जो पहाड़ी कौम थे, ये सिर्फ प्राइड के लिए लड़े। इन्होंने कहा आए गए तो फोड़ देते हैं चलो। तो नहीं, नहीं, ठीक है, धीरे मैं सिर्फ एक डिफरेंस आपसे समझना चाह रहा हूँ, बाकी आपके रिसर्च फिल्म बताएगी। जो जो धीरे जो पौड़ी गढ़वाल वाला हिस्सा जिसे ब्रिटिश गढ़वाल कहते थे, वहां तो मजबूरी थी कि उठा के ले जाएं, पर टिहरी जी वाले चंबा वाले हिस्से से उठा के अंग्रेज ले जा सके, उनके पास तो पावर जी कुछ थी नहीं, क्योंकि ये देश तो अलग था, ये अंग्रेजों का गुलाम नहीं तो सर था ऐसा, नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर। हम लोग लगातार घूमते रहे हैं, और जहां हमें नौकरी के लिए भी हमने इधर से उधर घूमते रहे हैं, अधीन नहीं थे। राजा था, राजा के यहाँ भी दरबार में उन्होंने नौकरी की है। मगर उसके बाद फिर वो आगे गए, और फिर भारतीय सेना में इंडियन ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए, 39/2 गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए। तो ऐसा नहीं है कि आदमी हम राज अधीन नहीं थे तो हम कुछ कर ही नहीं रहे थे, सिर्फ राजपाट के अधीन ही हम काम कर रहे थे। वो वहां से आगे निकले, भर्ती हुए, और जब भर्ती हुए तो जब अ, इंडियन ब्रिटिश आर्मी थी तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर में हमको शामिल किया। और वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के भी बहुत सारे रीजन थे। जिस तरह से अंग्रेज हमें एक झुंझुना दे रहे थे कि हम वो आजाद भी कर देंगे, हमारी हेल्प करो, और जिस तरह से वो ले गए। हमारे तो बहुत सारे राजा वहां गए हैं उस वर्ल्ड वॉर 1 में, बहुत सारे लोग गए हैं। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद भी कितने साल लग गए हमें आजाद होने में। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ कहानी तो आपकी फिल्म में मालूम चलेगी। एक जी आपने और सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई, ये भी बड़ा एक टिपिकल सब्जेक्ट है। आपने टाइप 2 डायबिटीज का शिकार एक युवक, ब्याह के बाद मालूम हाँ चलना, सर वो मतलब अभी ये अभी रिलीज पे है, अभी रिलीज पे है फिल्म। अभी अभी रिलीज नहीं हुई। सौम्या गणेश के नाम से समय, संभवतः। हाँ हाँ, ये पेंडेमिक में उस दौरान फिर पेंडेमिक आ गया, तो हमने, क्योंकि ये अगेन प्रोड्यूस फिल्म थी, तो अभी प्रोडक्शन हाउस का फैसला ये कि इसको थोड़ा लेट रिलीज करेंगे अभी।
बट ये भी ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे लोग जो चाहे चीजें बाहर ना आए, लेकिन बहुत सारे लोग के को लगेगा शायद ये उनकी अपनी कहानी है कुछ कुछ। तो ये सब्जेक्ट कैसे दिमाग में आया कि एक युवक है, शादी हो गई, प्रेम विवाह हो गया, उसके बाद ये स्टेज 2 का डायबिटीज या कुछ और, जिससे वो पिता नहीं बन सकता या पिता बनने में कठिनाई है, बट वो उसको लाइफ जीनी है या फिर कोशिश करनी है, बताना भी नहीं सर है। शायद सर हर ये तीसरा चौथा युवक इससे परेशान होगा। हाँ सर, आप देख लीजिए, अपने अराउंड ही देखिए कि कितने सारे लोग डायबिटिक हैं। मतलब मेरे आसपास तो डायबिटिक हो मैं या कुछ किसी और तरह से बीमार हो, बट वो हाँ पिता न बन पाने का जो दोष महिला पे जाता है, उससे उसकी सच कुछ और होता है, या वो चेकअप ही नहीं कराते या चेकअप होने के बाद बताते नहीं है। ये कहानी कैसे? हाँ ये एक सटायर फिल्म है। इसमें कॉमेडी है। ये एक ऐसी फिल्म है जो शुरू एक अलग तरीके से होती है, मगर उसका जो एंड है वो बहुत ट्रेजिक है। तो मैं बहुत रिवील नहीं करूंगा, पर हाँ, ये फिल्म डायबिटिक पे है। डायबिटिक क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा कहीं, या और भी जो मुझे आर्टिकल्स मिले कि इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। तो हमारे आसपास चाचा मामा ताऊ गोली खा रहे हैं, डायबिटिक हो रहे हैं। तो इस पे एक बहुत अच्छी मैंने एक फिक्शनाइज कहानी बुनी है, सौम्य गणेश, एक लव स्टोरी है। तो ये जल्दी आएगी सर दर्शकों के सामने, इसी साल आएगी। अब आपका जो आपने कहा कि आपको पसंद नहीं है बॉलीवुड का वही प्रेम कहानियां घिसी पिटी रिपीट जी होते होने वाली, और जी। आपने एक कहानी ढूंढ ली, आपको किसी ने स्कूल में बुलाया भाषण देने के लिए या एज गेस्ट, और आपने उन बच्चों जी। में कुछ कलाकार तलाश लिया और उनके बीच जादूगर बन गए। ये अचानक क्या ख्याल आया कि आप 7-8 महीने उसी स्कूल के इर्द गिर्द बच्चों के पास रह गए और उन बच्चों को भी जो है आप। जी। हाँ सर, फूली जो है उसने मैं ये फिल्म नहीं बनाना चाहता था। मेरे कुछ साथी लोग हैं, विजय भट्ट जी हैं, मांगल.com के वो ओनर हैं। एक आशीष डबराल हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर हैं। तो वो संयोगवश वो मेरे ऑफिस में आए। उन्होंने मुझे ऐसा आग्रह किया कि वो मुझे वहाँ उन बच्चों के साथ होना है। तो मैं जब वहाँ गया तो सर वो मुझे ऐसा लगा कि अ, मैंने मेरे रूट्स को अभी बहुत कुछ दिया नहीं है। शायद ये फ़िल्म है जो पे बैक करने का समय आ चुका है, और बहुत काबिल हैं मेरे पहाड़ के बच्चे। तो ये मैं बहुत एक मेकर भावुक होता है सर। जी। तो जी। फिर मैं जब और घुसता चला गया तो मुझे पता चला कि पहाड़ में अभी भी कुछ नहीं बदला है। अभी भी वो बच्चे 15 किलोमीटर पैदल जाते हैं। अभी भी वो बेटियां, वो छोटे बच्चे, मेल फीमेल दोनों बच्चे सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, शाम को 4 बजे आते हैं। यहाँ का शहरों में हमारे जो बच्चे होते हैं वो 15-16 साल में 6 फीट क्रॉस कर जाते हैं, है ना? 5-5 6-6 फीट के हो जाते हैं। वो इतने छोटे छोटे से बच्चे। तो मुझे समझ में आया कि हंगर क्या होती है सर। और मैं क्या हूं, मैं हूं कौन? मैं किस बात के लिए अपने आप को हीरो कह रहा हूं? कि मतलब तुम्हारे पहाड़ के बच्चे वो कहीं नहीं जा पाए, और तुम सो कॉल्ड कुछ शहरों में रह के कुछ बन गए, कुछ हो गए जिसे तुम बनना कहते हो, और तुम्हें लगता है कि तुम सफल हो गए। तो इस फिल्म ने ना मुझे अंदर बाहर से बदल दिया, फूली ने। अ, मतलब अ, अभी भी एक एक आप गांव जाते हो, वहां पे एक बच्ची है, उस आंगन में उसकी माँ है, उस आंगन में उसकी दादी है, उस आंगन में वो खुद है। 3 महिलाएं हैं, 3 जनरेशन की महिलाएं हैं। दूर एक पहाड़ी के टीले से एक बाप अपनी बेटी को और उन तीनों महिलाओं को अ, गालियां दे रहा है, बद्दी बद्दी। जो उसी की बेटी है, जो उसी की माँ है, जो उसी की धर्म पत्नी है। और मैं किसी कोने में खड़ा हूँ क्योंकि दादी ने कहा है कि छुप जा वो गाली देगा। तो वहां से वो कह रही है फूली।
अगर आप फूली के इंटरव्यूज देखोगे सर, आज मेरी फूली जो है वो अभी पहाड़ में रहती है। मैं बीच में बॉम्बे, ये दिल्ली और सब जगह इंटरव्यूज के लिए उसको लेके आया था। बहुत मुश्किलों से उसको लेके आ पाया था। तो कई सारे सवाल जो टिपिकल सवाल होते हैं, उसमें किसी जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि तो कैसा लग रहा है आपको कि अब आप बॉलीवुड में आ चुकी हैं। मैंने कहा मैम, वो किसी बॉलीवुड बॉलीवुड में नहीं आई है, उसे फिर जी अपने जी। गांव जाना है। उसको ये झूठी कहानी मत बताओ, ना उसके दिमाग में डालिए। वो लॉयर बनना चाहती है, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। और आपने देखा होगा उसको, अगर आप अभी फिल्म ओटीटी पे भी आने वाली है मैं तो देखूंगा। आप जरूर देखिएगा सर। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत फिल्म है वो। नहीं नहीं, जरूर देखूंगा। मुझे तो इस बहाने जानकारी मिली कि मैं इससे अनभिज्ञ था, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ जी इस दुनिया से। हाँ, मैंने एक फिल्म आपकी जरूर देखी है, जो जी जसवंत सिंह रावत जी पे आपने बनाई थी, बाकी मैं नहीं देख पाया। तो जी ये ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि मैं ओटीटी का भी इस्तेमाल करता हूँ जब टाइम मिलता है, जी जी। लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं आ पाए। एक और इस फिल्म का जी जी, कुछ जी बोल रहे थे आप? बताइए। नहीं सर, बोलिए नहीं बोलिए, नहीं, आप प्लीज कुछ बोलिए। बोल रहे थे। आप ये जो अमंगल के नाम से जो फिल्म है आपकी, इज इट इन जी अभी प्रोडक्शन की स्टेज पे है, या सर, वो पैंडमिक। लॉकडाउन के दौरान कुछ लोगों की कहानी कैसे वो फंसे, क्या वो रिलीज हो गई है? नहीं सर, ये फिल्म अभी लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन से पहले बनी, लॉकडाउन के बीच में ही बनी। तो लॉकडाउन का असर ना बहुत हर व्यवसाय पे पड़ा, तो वो अमंगल पे भी पड़ा। और क्योंकि वो बहुत लिमिटेड कैरेक्टर की कहानी थी, तो जो मेरी स्टार कास्ट है वो पूरी बदल गई है। मतलब कोई मोटा हो गया है, कोई पतला हो गया है, कोई बड़ा हो गया है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसको कैसे ठीक करें। तो अभी वो एक एक एनालिसिस पॉइंट पे खड़ी है फिल्म की, इसका क्या करें। हाँ, ये बड़ी दिक्कत होती है। मैं 2 दिन पहले चूंकि छुट्टी थी बच्चों की, और उनके साथ एक मूवी अचानक लगा दी, तो कॉमेडी मूवी की डिमांड हुई छोटे बेटे के द्वारा। तो कॉमेडी जी मूवी की डिमांड थी, और मुझे लगा कि गोविंदा की फिल्म तो कॉमेडी होती है, और कादर खान की कोई फिल्म थी। जैसे जी स्टार्ट किया तो मुझे बोला गया वाइफ ने कि भाई ये तो कादर खान की आवाज ही नहीं है। अब समझ में हाँ नहीं आया कि फिल्म तो बन गई, कादर खान की आवाज ही नहीं आ रही है। तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है वो बीमार रहे हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो गई हो कि वो ना हो जब डबिंग का बात रही हो, शूटिंग के दरमियान रहे हो। तो ये भी जी। बड़ा दिक्कत है कि आपने सारा खर्च कर दिया, एंड देन अचानक आप हाँ क्लोजिंग पे सर, जा रहे हैं, वो सारा परेशानी खर्चे के है, बाद। वो हो जी जाता है। जी जी। जी चलिए, आपने समय दिया, और आपके लिए तो ऐसी बहुत सारी कहानियां होंगी कि जो अभी तक दुनिया के पर्दे पे नहीं आई हैं, छोटे छोटे हीरोज को लेकर, खासतौर पर अजय जी देवगन, और कई लोग इन चीजों को ला रहे हैं कि इस तरह की हिस्टोरिकल फिल्में भी बना रहे हैं जो अनसंग हीरोज हैं, इनके बारे में नहीं पता, बट आपके पास तो खजाना होगा। अभी तो बहुत सारा इंतजार, देश को ऐसी कहानियां आप बता सकते हैं कि एक नाक या कान काटने वाली रानी भी थी, एक अपनी गर्दन फाड़ करने वाले कफू चौहान भी थे। ऐसी तो न जाने कितनी कहानियां जिनके बारे में बहुत शायद अनंत जो अनंत अभी तक कहानी है सर। और जो अभी तक फिल्में फिल्में बनी हैं, उनसे जी बहुत बड़े बड़े चरित्र आपका, और वो सब आपके पास हैं जो शायद जी आप ही दे पाएंगे या स्टार्ट आप कर पाएंगे। जी आपने समय जी। दिया, चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे बस सर, फ्यूचर नई फिल्म आ अपने रही फ्यूचर प्लान के है। बारे में? जी, नई फिल्म आ रही है राजीव सर। फिल्म का नाम है खोलिया गणेश। एक अलग तरह का सिनेमा है। पहाड़ी फिल्म है। 18 अप्रैल को रिलीज हो रही है। मेरी सभी मेरे जितने भी दर्शक हैं, उन सबसे गुजारिश है, एक अच्छा सिनेमा है, पहाड़ का सिनेमा है, सरल सीधा सच्चा सिनेमा है। 18 तारीख से फिल्म लग रही है। आप सभी जो दिल्ली में हैं या जो देहरादून में हैं, कोटद्वार में हैं, आप सभी लोग फिल्म को देखने जाइएगा और अपना प्यार दीजिएगा। अब एक बड़ा टिपिकल चीज होती है ध्यानी साहब, अगर जी हम किसी छोटी सी समस्या पर अगर कभी बातचीत करें, तो हमारे पास जी दर्शकों की वास्ट रेंज होती है। मतलब हमारे हाँ हिसाब से वास्ट रेंज होती है, लाखों लोग हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। बट मैं जी 3 अनुभव कर चुका हूँ फिल्म मेकिंग पे, जी और जी फिल्मों जी पे जो तीसरा मेरा अनुभव है, वहां मेरे दर्शक पता नहीं जी। कहाँ चले जाते हैं। बट हम कोशिश कर रहे अच्छा। हैं कि बट हम भी कोशिश करें, क्योंकि आपका जो दर्शक है, वो जो जिन भाषाओं पे बातचीत करते हैं, जिन कानूनों पे बात करते हैं, या
वो दर्शक शायद इनको पसंद नहीं करता, और हमारा दर्शक, बट ये उनके मतलब की बहुत सारी चीजें हैं। जब वो फिल्म सोच लेते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, इसमें कुछ झगड़ा और वो सब नहीं होगा, कोई कानून की बात नहीं होगी, गलत कानून क्या बन गया, किसी नेता को हड़काना या उसकी क्लास लेना जैसा इंटरव्यू नहीं होगा। बट वी विल ऑल्सो ट्राई कि हम आपकी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमने आपसे एक लंबा इंटरव्यू किया बहुत सारे पार्ट्स का, तो अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग फिल्मों के बारे में हम अलग अलग पार्ट्स तक इसका प्रस्तुतिकरण कर सके। आपने समय दिया दानी साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू राजीव सर, थैंक यू सो मच।